जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है। चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी बढ़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी भी, रबी का तो इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक तरह से गिरदावरी नहीं। इन्होंने असेसमेंट किया कि 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूँ, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं दिया है। और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई, ना तो निकासी का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई, यहाँ इतना काम खराब है। हेलो शुरू जी, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी करता हूँ कुछ देर में। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता आ रहा है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में भी उन्होंने कहा कि ये CMI जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते कि CMI की रिपोर्ट का यूपी में तो वहाँ के मुख्यमंत्री हर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी CMI की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहाँ कह रहे हैं CMI की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ठीक है? एक की तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है, यूपी सरकार गलत कह रही है। लेकिन एक हकीकत है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से हरियाणा में बढ़ रही है। बहुत सारे, आप अकेले फरीदाबाद में देखो, बहुत सारे तो इंडस्ट्री बंद करके चले गए हैं, और इसमें दो राय नहीं। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पर है पूरे देश में। और जो जो फैसला ले रहे हैं, जैसे हम तैयार करें, वो जन विरोधी फैसला ले रहे हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन का जो परिवार पहचान पत्र है, उसके बहाने से बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई, या 2-2 महीने से अभी पेंशन मिली नहीं। कल बयान आया, बताते भी इतने दिन में मिलेगी, लेकिन वो बहुत सारे जो जिनको मिलनी चाहिए वो उससे वंचित हैं। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर्स MLO का घेराव कर रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रही, वो मांग रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने असेंबली में आश्वासन दिया था उनको, उसका इजाफा मांग रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इजाफे की बात कही थी, वो मांग रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गुमराह करने के लिए एक सबसे बड़ा धोखा जो है वो हरियाणा के युवाओं के साथ कर रहे हैं, आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि 75% अपने प्राइवेट उसमें किया, हालांकि वो स्टे कर रखा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश ऐसा, कई बार मैं कह चुका हूँ कि जो डोमिसाइल कहो या सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस कहो, जो 15 साल का है सारे प्रदेशों में, इन्होंने वो घटाकर इस काम के लिए 5 साल कर दिया।
75%। इसका मतलब हरियाणा के यूथ को क्या लाभ होगा? हरियाणा के यूथ को लाभ कोई नहीं है। बल्कि हमने जो किया था HSI-EMP 2011 में, हमने ये कहा था कि 75% जो है हरियाणा डोमिसाइल को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उसमें सबसे इंक्लूडिंग, इसमें तो 5 साल, नकदी 5 साल, तो आज कोई कहीं से आया एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा जवान हो गया, 5 साल में हो गया रेजिडेंस, उसको बेनिफिट मिलेगा। हरियाणा के यूथ का क्या बनेगा? ये हरियाणा के यूथ को गुमराह किया जा रहा है। इसी प्रकार से खाली पद भरे नहीं जा रहे। जो घोटाले हुए हैं वो तो आपको मालूम ही है, चाहे वो सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज कमीशन हो, चाहे HPSC हो। खाली ऑफिसर के बदलने से तो नहीं घोटाला खत्म होता। ये रिपोर्ट जो है, मैं हमने मांग करते हो भाई CBI की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में हो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। काफ़ी असेंबली में भी इस बात की हुई, इस बात की हमने चर्चा की। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, मैं बता चुका हूँ। और बहुत सारे गरीब बच्चों को भी वो नहीं मिली, छात्रवृत्ति नहीं मिली। और हेल्थ में आज हरियाणा 11वें नंबर पे पहुंच गया, जो कि बड़ा टॉप पर था हेल्थ सर्विसेज में, आज 11वें नंबर पे पहुंच गया। अकेले शिक्षा में जो कहते हैं बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अकेले जो शिक्षा विभाग में है 46,000 पद खाली हैं, 46,000, लेकिन उसके उनके भरने की तरफ कोई कार्रवाई नहीं। बसों की, जैसे बसों की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई रोडवेज की, आम आदमी को कोई ऐसा फैसला इन्होंने किया जो उनके लाभ का हो। और आपका ये देखें, स्टेट लाइबिलिटीज जो है वो 2,500 करोड़ ना 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा होने जा रही है। और ये GSDP के उसमें 30% से ज़्यादा है, जबकि 14-15 में हार्डली 14% था, दुगना। ये जबकि GSDP और बजट कई गुना बढ़ चुका है, कम होना चाहिए था, लेकिन ये डेब्ट ट्रैप में प्रदेश को धकेलते जा रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द स्टेट। इसी प्रकार से जो आपके इसमें एजुकेशन में जो 6% GSPT का अलॉटमेंट होना चाहिए था, इन्होंने 2% से फालतू कभी किया ही नहीं। और अभी इस बजट में देखेंगे कितना देंगे। इसी प्रकार से हेल्थ की एलोकेशन भी घटी थी पिछली बार, तो अब के मैं उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ में, एजुकेशन में, हेल्थ में तो खास तौर पे जैसे कोरोना काल से गुजर रहा है प्रदेश, इसमें एलोकेशन बढ़ाएं। और सोलर उस पे एनर्जी पे जो है वो करें, रूफ टॉप्स पे शहरों में लगा रहे हैं, तो गांव में भी वो स्कीम लानी चाहिए। दूसरा जो इन्होंने जो बनाया भाई लाल डोरे की जमीन का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो जो परिवार पहचान पत्र के चक्कर में जो ये कर रहे हैं वो बड़ा उसमें झगड़ा पैदा कर रहे हैं आपस में। जैसे एक मकान है उसमें 5 भाई रहते हैं, 5 भाई हैं, तो वो एक आदमी के नाम करेंगे, कल को होगा झगड़ा तो वही रह गया, एक आदमी का नाम लिख देते हैं। ऐसे बहुत इस बात उसको कन्फ्यूजन है, उसको दूर करना चाहिए इनको। वो उस तरफ कोई ध्यान इधर उधर नहीं दे रहे। और जो आपका बजट का जैसे मैं चर्चा कर रहा था, डेब्ट जो है which was 17.35 of consolidated fund in the year 13-14, वो 30.80 30.80 को एक्सीड कर चुका है 20-21 में। और 22 में अब क्या होगा देखते हैं। इसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट जो नील होना चाहिए था अब तक, जो लेके आए थे GSDP का 1% के करीब था पहले, वो भी बढ़कर 3.83 हो गया 20-21 में, 21-22 में। तो ये इस प्रकार से
ना आमदनी बढ़ रही है इनकी, कर्जा ही कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2% था जीएसडीपी का, वो आज 3.83 हो गया, बढ़ता जा रहा है। तो डेट ट्रैप में प्रदेश को धकेला जा रहा है, जबकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे को लगता हो भाई यहाँ ये खर्चा कर रहे हैं, ये आ रहा है। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो जो 13-14 में था वो तो 54,675 करोड़ था, और 21-22 में ये जो है 8 साल के बाद दुगना ही हुआ है, जबकि होना चाहिए कई साल। तो इस प्रकार से कोई भी इनका चाहे आंकड़े उठाओ चाहे परफॉर्मेंस उठाओ, एक किस्म से नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट और डेट ट्रैप्ड में फंसाते जा रहे हैं प्रदेश को, और ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। कोई रूरल उसमें डेवलपमेंट में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई उसमें नहीं है। और सड़कों का तो हाल आपको पता ही आज प्रदेश में क्या है। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि भाई सड़क का ठेका जो मैंने सुना है उस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो पूरे प्रदेश की 2 पार्टियों को दे दी गई और वो काम भी नहीं हुआ उनका। आज परफॉर्मेंस क्या है उनकी? परफॉर्मेंस की किसी के पास रिपोर्ट नहीं है। तो मैं तो जैसे हमारे समय में मतलब ये तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने में लगे हुए हैं। हमारे समय में जो एग्रो मॉल बने थे वो एग्रो मॉल के बेच रहे हैं। वो जिस पर्पज से बनाया था भाई किसान लाए अपना सामान बेचे, उसको किसान को भी फायदा हो, जो खरीदार हैं कंज्यूमर को भी फायदा हो, ताज़ा वो मिले और जल्दी मिले। बिजली के मीटर बदल रहे हैं, वो लोग कहते हैं जी मीटर तो इसे लगा दिए अब धूप में चलने लग जाए, रात की जरूरत ही नहीं, ऑन करने की जरूरत ही नहीं, धूप में ही मीटर चलते हैं। तो इस किस्म से ये आपके है। और सबसे बड़ा जो किसानों से वायदा किया था, ये जो किसान आंदोलन हुआ, ये वायदा था वो सारे केसेस हम वापस लेंगे। अब तक केस चल रहे हैं, वापस नहीं लिए गए। और जो कंपनसेशन की बात कही थी वो भी नहीं दी गई किसानों को, बल्कि ये उम्मीद रखते थे हम भाई ये जो रखा इन्होंने एनसीआर में 10 साल का ट्रैक्टर की भी कर दी। ट्रैक्टर तो 10 साल में कर्जा भी नहीं उतरता ट्रैक्टर का, तो उसको जाना चाहिए एनजीटी में, उसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। और जो वायदा किया था पिछले सेशन में कि भाई एक कमेटी बनाएंगे हम, हाई पावर कमेटी, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा गया था कि भाई कोई भी ऑक्सीजन कमी से डेथ नहीं हुई कोरोना उस पीरियड में। तो जब हमने सबूत दिए, आप लोगों के लिखे हुए अखबार दिए कि भाई कोरोना में डेथ हुई है अलग अलग दिनों में, तो ये वायदा किया था भाई एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और वो फिर से ये रिपोर्ट देगी। वो कहाँ कमेटी है? जितने घोटाले हुए, घोटाले पे वो कोई एसआईटी बना दी, किसी की रिपोर्ट आई नहीं। चाहे वो रजिस्ट्री का घोटाला हो, अब रजिस्ट्री का इतना बड़ा घोटाला है, हम शुरू से कह रहे हैं। अब कह रहे हैं इतने तहसीलदार सस्पेंड करे हैं, इतने नायब तहसीलदार सस्पेंड करे हैं, इतने पटवारी करे। पटवारी का हमारा क्या मतलब है भाई? पटवारी का हमारा क्या मतलब है? रजिस्ट्री का करिए। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, और अब भी मैं कह रहा हूँ ये इतना बड़ा घोटाला है रजिस्ट्री का कोरोना काल में, हजारों करोड़ का। इसी प्रकार से जो इसमें माइनिंग का कितना घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है वहाँ। मैं तो स्वयं देख के आया डाडम में, और फिर उसको चलाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ ही खानक है,
खानक HSIDC के पास है। अगर आज ये खानक को शुरू कर दें तो डाडम का घोटाला खत्म हो जाएगा, प्रदेश में लोगों को मटेरियल मिलने लग जाएगा, सस्ता मटेरियल मिलेगा। लेकिन उसको नहीं चला रहे क्योंकि यहाँ खुली लूट मची। इसी प्रकार से माइनिंग में आपने देखा रेत की माइनिंग का NGT ने कितने सवाल उठाए अरावली के मामले में। तो आप कोई भी विषय उठा लो, कहीं भी जाओ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो ये सारे मुद्दे जो है असेंबली में हम उठाएंगे और बड़े जोर शोर से उठाएंगे। हमारे सभी साथी है 22 तारीख को, 22 का ना, 22 तारीख सभी साथियों ने कहा भाई हम अपनी तैयारी करके आएंगे, क्या क्या करना है तैयार करेंगे। 22 तारीख को फिर CLP की मीटिंग होगी और उस दिन पूरी कोई कमी रह गई होगी, कोई विषय रह गया होगा तो साथी अपने 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और प्रदेश में भी पता करके आएंगे। जैसे मैंने बताया अभी कंपनसेशन का 505 करोड़ 550 करोड़ कह दिया खरीफ की फसल का। रवि का तो अभी गिरदावरी नहीं कराई, 1 पैसा नहीं गया। कब जाएगा भाई? अगले की एक फसल खराब हो गई, अब दूसरी फसल खराब हो गई। मतलब किसान तो इतना परेशान है और MSP मिलती नहीं उसको। MSP की तरफ कोई ध्यान ही नहीं, कोई ऐसा फंड नहीं बनाते जो MSP का गैप ये पूरा कर सके। तो इस वास्ते ये इन टोटलिटी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी एकदम, हाँ, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बिल्कुल लोग परेशान हैं, कोई उनको उचित वो नहीं मिल रहा। तो कोई ऐसा काम ये नहीं उठा रही है। तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। दिस गवर्नमेंट इज परफेक्ट इन डूइंग इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड मतलब इनका यही है, एक ही पॉलिसी इन्हें पकड़ रखी है इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा। लुक बिजी डू नथिंग, दिस इज देयर पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। आगामी 2 तारीख से हरियाणा का बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इनसे बात करेंगे कैसा बजट रहने वाला है और क्या क्या मुद्दे जो है आप लेकर के आने वाले हैं। जो अब तक की सरकार के बजट आए हैं सिर्फ प्रदेश को डेट ट्रैप में कर्जा ही बढ़ाने का काम किया है। तो विकास का काम तो किया नहीं, इवेंट मैनेजमेंट है। तो जो है अब बजट देखेंगे हम। अगर बजट अच्छा लेके आएंगे, जनहित के लेके आएंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, और जो पहले जैसे बजट जन विरोधी ले आए तो भाई इसको विरोध करेंगे। अभी तक की जो सरकार चली है इसमें एक रियलिस्टिक काम जो कि सरकार अभी जैसे कल मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि इस बजट को रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, विभागों के साथ मीटिंग की जा रही है। तो आपकी नज़र में कभी अभी तक कोई ऐसा एक काम आपकी नज़र में है जो अच्छा हुआ हो? आप बता दो, आप कहीं बाहर से हो, बताओ। कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई काम नहीं। जो स्कीम थी वो चाहे ओल्ड एज पेंशन हो उसमें अड़ंगा डाला जा रहा है, आंगनबाड़ियों से वायदा करके मुकरा जा रहा है। कोरोना में जो ऑक्सीजन की कमी में मरे हाउस में एश्योरेंस दे के मुकरा जा रहा है। कोई एक काम मैं नहीं समझता हूँ जो इनका फैसला एक भी जनहित का फैसला है। पंचायत के चुनाव किस लिए टाले जा रहे हैं, किस लिए अभी तक नहीं हो पा रहे? पंचायत के चुनाव नियत नहीं है, नहीं तो कराना चाहिए पंचायत के चुनाव। खानक का एक मुद्दा आपने अभी जो उठाया था साहब कि खानक के अंदर बहुत बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला है। कोई दो राय नहीं, मैं स्वयं देख के आया हूँ। वहाँ के हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए, हाई कोर्ट के जज को पता लग जाएगा, दूध और दूध पानी पानी हो जाएगा। जो जितना खोदना चाहिए, कहाँ किस लेवल तक गए हैं, कितना बेरहमी से वहाँ लूटा गया है प्रदेश को। 70,000 करोड़ रुपए का घाटा भी आप बता रहे थे कि वहाँ अब जो है 2.5 लाख करोड़ तक पहुँचोगा, क्या कैसे हुआ है? ये तो यही है, संसाधन नहीं है सरकार के पास, करना कुछ नहीं, लुक बिजी डू नथिंग। बीबी बत्रा विधायक हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर हैं, इनसे बात करेंगे। साहब कैसे रहने वाला है बजट सत्र? बजट सत्र पे हर एक मुद्दे अच्छी तरह उठाए जाएंगे। सरकार सभी फ्रंट्स पे फेलियर है, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, करप्शन की बात है, नाजायज़ इलीगल कॉलोनीज़ की बात है, माइनिंग की बात है। डाडम के अंदर 5 लोगों की मृत्यु हुई इलीगल माइनिंग, इट्स ए वेरी बिग स्कैंडल। इसके ऊपर हम अर्जेंट मोशन लाएंगे और बाकी इश्यूज़ पे कॉल अटेंशन मोशन लाएंगे और सरकार को हर एक तरफ से घेरेंगे, क्योंकि ये सरकार एक भ्रष्ट सरकार है।
हलकों के विकास की अगर बात की जाए, आपकी जो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में विकास, जो रोहतक शहर से आप आते हैं, रोहतक की अगर बात की जाए, वहाँ जो है क्या मानते हैं कि सरकार द्वारा किसी तरीके से आपकी कमी छोड़ी जाती है, विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है या नहीं? एक मुख्यमंत्री का नारा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा गिमिक है इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री घोषणा ज़रूर करते हैं पर उसका पालन नहीं करते हैं किसी हालत में। सबका विकास, सबका साथ में ये सरकार निश्चित रूप से डेवलपमेंट के मामले में डिस्क्रिमिनेट करती है। 75,000 करोड़ रुपए का घाटा था जिस वक्त में कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में थी। आज जो है अभी जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया 2.5 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया? ऐसे है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं, सरकार के खर्चों पर लिमिट करना चाहिए। अच्छा बजट वही होता है कि वहाँ जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो दे, वो सरकार की, और वही एक पैमाना होता है। उधार लेके सरकार चला रहे हैं और प्रदेश का बट्ठा बिठाएंगे। 75% आरक्षण का एक मुद्दा भी जो है अभी हाल ही में इट्स ए पोलिटिकल स्टंट। दिस लेजिस्लेशन कैनॉट स्टैंड टू द टेस्टिमनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी, और हाई कोर्ट ने स्टे भी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है इस बात के लिए। फर्स्टली दे शुड टेल दैट एंड जस्टिफाई दैट हाउ इन प्राइवेट सेक्टर you can go for a reservation when even in government sector also there cannot be any reservation on the basis of the domicile. In education sector there is some provision of the constitution in a case of TMFI where they है कि रीजनल जो प्रांत होते हैं वो भी एजुकेशन हिस्ट्री में अपनी रिजर्वेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट इन सर्विसेज व्हेन गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर डोमिसाइल पर्टिकुलर स्टेट का और वो स्टैंड नहीं करता किसी हालत में, नौकरियों में सबको बराबर का हक होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ स्टैंड करेगा। आपके हिसाब से डोमिसाइल की क्या परिभाषा थी? 15 साल जो है वो एक अरसा होता था कि आदमी यहाँ पर रह रहा है, अब वो कम। इस सरकार को ये 5 लाने की ज़रूरत क्या थी? किस बात के लिए ज़रूरत थी? अब इस बात के लिए अगर 75% का, पहले तो ये लेजिस्लेशन स्टैंड नहीं करेगा। अगर ये लेजिस्लेशन किसी हालत में ये इम्प्लीमेंट भी होता है तो हरियाणा के लोगों को इसका क्या लाभ होगा जी? 5 साल में तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके नौकरी करता है, कहीं पर करता है, किसी फैक्ट्री में मजदूर का काम करता है, किसी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करता है, एज ए लेबरर काम करता है। After 5 years he will get a domicile and will take the benefit of the legislation. जो ओरिजिनल रहता है दैट शुड हैव बीन पर्टिकुलर। सरकार का कौन सा औचित्य है और क्या उनकी जस्टिफिकेशन थी कि 15 साल से 5 साल का डोमिसाइल करने के लिए? बताया नहीं किसी हालत में। मतलब जी खनन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसको उजागर करेंगे, चाहे डाडम की बात है, चाहे मंत्रिगढ़ डाटा वगैरह पूरा जुटाया जा चुका है, उस चीज़ को मान सकते हैं बहुत बड़ा खुलासा। नहीं, डाडम में तो मैं हुड्डा साहब के साथ वहाँ पर गया था, मैं देखा था, भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति। और इतना इनजस्टिस वहाँ पर हमने देखा, लोगों के साथ देखा, लोगों के खेतों को मंदिर तक उखाड़ दिए वहाँ पर, और कहीं पर 100 फुट, कहीं पर 200 फुट, कहीं पर 300 फुट, सभी को ना तो बेंचमार्क बनाया गया ना कुछ है, एंड से इस सरकारी धन को लूटा जा रहा है। और उसमें भी डिफरेंट जिसके नाम कॉन्ट्रैक्ट है और जो गाड़ियां निकलती हैं वो दूसरे नाम से भी निकाली जाती है। सरकारी विभागों की अभी भर्तियां जो निकली थी उसमें भी एक घोटाला जो सामने आया था। इस मुख्यमंत्री को कहिए कि मुख्यमंत्री जो है ना वो सिर्फ कमीशन और वही संभाल ले, सरकार संभालने की ज़रूरत नहीं है जी। कोई बात होती है उस बात के लिए डिफेंस में मुख्यमंत्री आते हैं, स्कैंडल जो है वो कमीशन करते हैं, चाहे HPSC हो, चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हो। इस जो पिछले दिनों स्कैंडल हुए हैं और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं, सारे भारतवर्ष के अंदर हरियाणा की छवि को बहुत धूमिल हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा हूं, दीपेंद्र का भाई हूं, विधायक बड़ौदा से हैं कांग्रेस के इंदुराज नरवाल मेरे साथ में हैं। विधायक जी, क्या तैयारी है बजट को लेकर के? बजट को लेकर बहुत सी तैयारियां हैं। कल की भी मीटिंग थी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे सभी विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उसमें हर विधायक को कहा भाई अपने अपने हल्के के जो एजेंडे हैं, जो भी काम है उनकी तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे जैसे किसान का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, घोटालों की सरकार है, बहुत से मुद्दे हैं, उन सब पे तैयारियां करने लग रहे हैं। और विधानसभा में हम बीजेपी की जो जेजेपी की गठबंधन की सरकार है उसको वहाँ घेरने का काम करेंगे और उनके मुद्दों को उजागर करेंगे। सरकार का सेकंड टर्म चल रहा है, अभी तक को आपकी नज़र में कोई एक काम ऐसा जो जनता के हित में हो, कोई अच्छा काम? नहीं, एक भी नहीं।
अगर सबसे बड़ा इनका एक वो बनया है रिकॉर्ड, तो एक पेपर कैंसिल का, पेपर घोटालों का, माइनिंग घोटालों का, रजिस्ट्री घोटालों का, इसकी तो मार है सरकार, ये तो नंबर 1 पर। और कोई काम से नहीं थी कि मैंने तो अपनी नज़र में कोई आया नहीं। अगर आपको आया तो बताओ। विपक्ष की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सत्र के दौरान तो आप घेरने की बात कर रहे हैं, लेकिन 31 विधायक होना बहुत बड़ी बात है। 90 में से 31 जो है विधायक आप हैं। सड़कों पे उतर करके, अपने हलकों में उतर करके कभी विरोध आपने दर्ज करवाया? देखिए, हमने तो जो विपक्ष की बताया है भूमिका होती है, ये सत्य है इस बात ने। हमने तो विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम शुरू किया, और सबसे पहला प्रोग्राम हमने करनाल में जो मुख्यमंत्री आग्रह क्षेत्र वहाँ करा, दूसरा जींद में जो मुख्यमंत्री आग्रह क्षेत्र वहाँ किया, फिर मेवात में। कोरोना काल में ये थोड़ी दिक्कत आ गई। हम तो विपक्ष आपके समक्ष घर घर जाके जिले वाइज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और सब प्रोग्राम करेंगे। और वहाँ से जो मुद्दे हैं, हर क्षेत्र के अपने अपने मुद्दे होते हैं, उनको वहाँ से इकट्ठा करते हैं। और विधानसभा में चाहे रोड की बात हो, चाहे कहीं आंदोलन की बात हो, सब हम कर रहे हैं, और सभी मुद्दों को इकट्ठा करेंगे। हर जिले में जाकर विपक्ष आपके समक्ष उनके वहाँ के जो भी उनकी समस्याएं होंगी, जो उनकी वहाँ के जो होंगे, वो उनको इकट्ठा करने लग रही। बड़ौदा उपचुनाव आप जीते थे, और उपचुनाव जीतना सत्ता पक्ष के से एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, तो उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो सीट हासिल करने में कामयाब रही। आपके एरिया की समस्याएं कैसी हैं, और क्या सरकार ने कभी सहयोग किया उनको निवारण करने में? कहाँ से हो करेगी सरकार ने? तो जो अपनी जुबान कही थी ना, मुख्यमंत्री की जबान ऐसी होती है, जो कह दिया सो कर दिया। वहाँ तो मुख्यमंत्री की भी जबान फैल होगी। और जो उपचुनाव था, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, IMT बनाने की बात करी, महिला कॉलेज बनाने की बात करी, 2 यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, और राइस मिल की। मैंने विधानसभा में जब पूछा सरकार से, तो मुख्यमंत्री जी ने खड़ा हुआ जवाब दे दिया, ये तो चुनावी जुमले बता दिए उन्होंने। कहाँ से यो करेंगे? न अपनी कई बात भी नहीं रखी, वो जो घोषणा दी वो भी नहीं कर रही। और रही विकास की, हल्का बड़ौदा आपने देखा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, खाली 90 विधानसभा में से एक विधानसभा ऐसा है जिसका कोई भी वो छोटा मोटा शहर कस्बा नहीं लगता। और जो पूरा किसानी, अगर मैं उसको कहूँ तो कोई शक नहीं, किसानी पूरा हल्का है। और किसान के साथ आप देख रहे हो उन्होंने कितना दुर्व्यवहार किया है। किसानों को भगाने बलाने के लिए, घेरने के लिए 3 काले कानून ले गए, फिर उनको वापस लिया। किसानों को दिया क्या? किसान का तो खाली ने लूटने का और मारने का काम किया है। ऐसा कुल मिला के सरकार से बिल्कुल भी आपको सहयोग नहीं मिल रहा। मेरे साथ में सफीदों हल्के से विधायक हैं सुभाष गांगुली जी। आपके एरिया की समस्याएं क्या हैं, और किस तरीके से अपनी बात को जो है आप सत्र में रखने वाले हैं? मेरे एरिया में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। हमारा एक सफीदों जो शहर का जो एरिया आता है जींद पानीपत रोड पर, उसमें 4 लेन बनाने का सरकार ने काम शुरू किया था। एस्टीमेट पास हो गई, लेकिन ठेकेदार की पेमेंट भी होगी। आज भी वहाँ इतने गड्ढे हैं उसके अंदर। तो सबसे बड़ी जो भयंकर समस्या आज हमारा, क्योंकि हमारा सफीदों के लोगों का पानीपत ज़्यादा आना जाना होता है, चाहे को मजदूरी करने जाता है, चाहे को व्यापार करने जाता है, क्योंकि बड़ा शहर पानीपत है। तो मैंने पिछले विधानसभा के सेशन में भी उठाया था, और इसमें फिर उसी मुद्दे को मैंने क्वेश्चन लगाया है। बाकी जो किसान की जो दोनों फसल बर्बाद हुई हैं, सरकार उसका मुआवजा देने में सरकार की कोई रुचि नहीं है, चाहे वो रबी की फसल है, चाहे वो खरीफ की फसल है। तो इस बार की फसल की तो गिरदावरी तक भी सरकार ने नहीं की है, और घोटालों की सरकार है। HPSC का आपने देखा इतना बड़ा घोटाला हुआ है, HSSC में भी घोटाला हुआ है। दूसरे इतने पेपर कैंसिल हुए हैं कि आप मतलब 30 से 32 पेपर लीक अब तक हो चुके हैं, और सरकार ने हर प्रकार से भ्रष्टाचार मचाया हुआ है। चाहे वो पंचायत डिपार्टमेंट है, चाहे PWD की बात है। उड़ा साहब ने भी कहा कि PWD में 2 आदमियों को ये सारे ठेके दे दिए गए हैं। चाहे किसी भी महकमे की देखें, बेरोजगारी मतलब CMI की रिपोर्ट कहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है। 2014 को 7 साल हुए हैं। 2014 में हरियाणा निवेश में भी प्रथम था, और बेरोजगारी में भी बहुत सबसे नीचे था। तो ऐसा क्या हुआ कि इस 7 साल में हर प्रकार से, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, चाहे दूसरे घोटालों की बात है, इसी प्रकार से 70,000 करोड़ का कर्ज हुड्डा साहब की सरकार थी जो 13-14 में छोड़ के गए थे। आज 2.5 लाख करोड़ का मतलब इन्होंने कर्ज ले रखा है। तो ये बताएं कि 7 साल में इन्होंने 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज दिया उसका किया क्या? एक भी मतलब कोई ऐसा बड़ा
इंस्टीट्यूट बनाया हो या कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो, सब घोटालों की सरकार है और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सरकार कह रही है, कल सीएम साहब ने कल सीएम साहब ने ये बात कही थी कि रियलिस्टिक बनाया जाएगा इस बजट को, और सभी विभागों से बैठ करके अधिकारियों से जो है सलाह विमर्श करके वहाँ की जो समस्याएं हैं, किस फील्ड को कितना पैसा दिया जाना है, क्या मानते हैं कि रियलिस्टिक हो पाएगा? कुछ भी नहीं होता। हर स्तर पर चाहे वो किसी भी प्रकार का है, इस बजट का दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इसको सत्तारूढ़ ये जो बीजेपी के लोग हैं, जेजेपी के लोग हैं, हद से ज़्यादा बजट को तो ये अपने घर बनाने का काम करते हैं। चलिए, अपने घर में बैठ के बनाने का काम किया जाता है बजट को। सरकार का ये साफ तौर पे कहना है, सुभाष गांगुली जो है विधायक थे और 7 सालों में इस प्रदेश को कर्ज में डुबाने का काम जो है वो इस सरकार ने किया है। कैमरामैन गुरविंदर के साथ सुनील सदान, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।